इस ई लेक्चर को देखने वाले और सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज इस ई व्याख्यान में हम मांग की लोच के अंतर्गत मांग की लोच ज्ञात करने के बाद में जो श्रेणियां या कोटियां हमें प्राप्त होती हैं, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर है, एक के बराबर है, या एक से कम है, या एक से ज़्यादा है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक 5 श्रेणियां मांग की लोच की प्राप्त होती है। और मुख्य रूप से इकाई लोच, एक से कम और एक से अधिक, ये 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। और 0 और अनंत 2 जोड़ते हैं तो कुल 5 तरह की मांग की लोच की कोटियां या श्रेणियां प्राप्त होती है। तो इनके चित्रों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग मात्रा क्या है और मांग मात्रा से संबंधित अनुसूची या शेड्यूल या टेबल क्या है, उसके बारे में बताया था। और साथ में मांग वक्र किस प्रकार निर्धारित किया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। उसके बाद हमने मांग की लोच के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं 5, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि मांग की लोच, मांग का नियम जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में एक अभी कुछ समय पहले एक यूनिवर्सिटी की परीक्षा हुई जिसमें जो 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड MBA कोर्स होता है उसके लिए BBA के प्रथम वर्ष के लिए पेपर आया था, मिड टर्म सेमेस्टर के लिए। उसमें इन ई लेक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा और उसके बाद में मैं इनके चित्रों के बारे में बताना चाहूँगा। क्वेश्चन था डिफाइन डिमांड, यानी मांग को परिभाषित कीजिए। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के बारे में बताइए, मांग के नियम को समझाइए। फिर था प्रिपेयर ए डिमांड शेड्यूल, यानी कि मांग अनुसूची तैयार कीजिए और मांग वक्र बनाइए। आपकी पसंद से संबंधित कोई भी एक वस्तु लीजिए और उससे संबंधित आप मांग शेड्यूल बनाइए, मांग अनुसूची बनाइए और मांग वक्र बनाइए। प्रिपेयर ए डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। और उसके बाद में डिफाइन इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि मांग की लोच को परिभाषित कीजिए और मांग की कीमत लोच क्या है उसके बारे में पूछा गया था। तो मैंने ये जो प्रश्न हैं ये इसके अलावा सप्लाई से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, यानी कि मिड टर्म का ये पूरा पेपर इसके ऊपर ही डिपेंड था और इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनसे संबंधित हमने इससे पहले के जो ई लेक्चर हैं उसमें डिस्कस किया था और सभी तरह की चर्चा की थी। उससे आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये BBA के लिए था, इंटीग्रेटेड MBA के लिए क्वेश्चन पेपर था, लेकिन ये BCom के लिए भी हो सकता है और BA के लिए भी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस तरह के आप जवाब तैयार करना है। तो मांग क्या है उसके बारे में हमने कहा था कि किसी भी वस्तु के आवश्यकता या इच्छा रखना, लेकिन उसके लिए उस वस्तु की दी हुई कीमत पर उसे खरीदने के लिए तत्पर रहना मांग कहलाता है। और साथ में ये कहा था, ये प्रश्न पूछा गया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो मांग का नियम जो है वो ये बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में क्या संबंध है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में संबंध बताने वाला नियम मांग का नियम होता है। और मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु सामान्य है तो कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। अर्थात मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता, अनुलोम संबंध पाया जाता है। यानी कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। और ये जो संबंध है ये दिशा को बताता है, इसलिए इसको गुणात्मक संबंध कहते हैं। तो यूं भी हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में गुणात्मक संबंध बताने वाला नियम
मांग का नियम होता है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रिपेयर ए डिमांड शेड्यूल का क्वेश्चन था, और उसमें आप एक अनुसूची बना सकते हैं। जैसे अनुसूची का मतलब ये होता है कि एक वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांगी जाने वाली मात्रा को यदि हम एक टेबल में दर्शाते हैं तो वह मांग अनुसूची कहलाती है। यानी कि एक वस्तु की मांग मात्रा उस वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर दर्शाने वाला शेड्यूल, दर्शाने वाली अनुसूची मांग अनुसूची कहलाती है। और जब हमारे पास में एक वस्तु है और उसकी कीमत के विभिन्न स्तर है और उससे संबंधित विभिन्न मांग मात्रा यदि हम दर्शाते हैं तो उसको हम वक्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं, एक कर्व भी बना सकते हैं जिसे मांग वक्र कहते हैं, जो कि ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। जो संख्याएं हम अनुसूची में लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मांग वक्र को दर्शा सकते हैं ग्राफ के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम ये बताता है कि इन दोनों मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो अधिक कीमत होती है तो मांग मात्रा कम होती है, और कम कीमत होती है तो मांग मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है। इस तरह से ये मांग का वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है। और फिर है मांग की लोच, जो कि आपको इस स्लाइड में दिख रही है, और इसके संबंध में हमने पहले भी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर रहे और केवल कीमत में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन या उसका माप मांग की कीमत लोच कहलाती है। हम ये कीमत लोच की परिभाषा हुई। और वैसे भी मैंने बताया था कि मांग की लोच की जब अवधारणा प्रतिपादित हुई थी तो उस समय कीमत लोच को ध्यान में रखकर ही मांग की लोच की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इसलिए कीमत के साथ में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। और वैसे यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि मांग को अन्य बातें समान रहने पर मांग को प्रभावित करने वाले किसी एक तत्व में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में, यानी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप मांग की लोच कहलाती है। तो कीमत लोच की जब बात करते हैं तो अन्य बातें समान रहने का मतलब होता है वस्तु को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, चाहे वो उपभोक्ता की आय हो या अन्य संबंधित पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें हों या आदतें हैं, उपभोक्ता की आदतें, रुचियाँ, ये सब समान रहे, स्थिर रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिशत माप ही मांग की कीमत लोच कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो श्रेणियां थी उसके बारे में मैंने बताया था, जो आपको चित्र में दिख रहा है। यदि मांग की लोच ज्ञात करते हैं, जैसा कि ये सूत्र है इसके द्वारा, यानी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये जो आपको सूत्र दिख रहा है, ये सूत्र इससे बना था। मांग की कीमत लोच बराबर मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। इसको जब हम, वो तो शब्दों में है, उसको जब हम सूत्र में लिखते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इस सूत्र के द्वारा यदि हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं और वो यदि जीरो आती है, इसका मतलब है पूर्णतया बेलोच मांग कहलाती है। और यदि वो एक से कम आती है तो इसका मतलब है वो सापेक्षतया बेलोच या फिर इकाई से कम लोच कहलाती है। और यदि वो एक के बराबर आती है तो इसका मतलब होता है इकाई लोच। और यदि एक से अधिक आती है तो हम इसे कहेंगे सापेक्षतया लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोच। और यदि बहुत अधिक आती है तो इसे हम अनंत लोच कहेंगे। ये हमने पहले डिस्कस किया था। अब मैं वापस शॉर्ट में बता के उसके बाद में इसके चित्रों के बारे में बताऊंगा। यदि किस एक वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कीमत लोच जीरो आएगी। जीरो उत्तर आएगा, इसका मतलब है कीमत लोच जीरो है। और यदि एक वस्तु है जिसकी कीमत में 10% परिवर्तन हुआ है, मान लेते हैं 10% कीमत बढ़ी है, उसके
फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा, उसकी मांग मात्रा में 10% से कम, यानी वो 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो, जैसे मैंने उदाहरण में यहाँ पे 5 लिखा है, तो 10% कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा 5% यदि घटती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, मांग की इकाई से कम लोच। क्यों? क्योंकि ये 1 से कम हुआ, यानी कि 10% कीमत में परिवर्तन हुआ, लेकिन उससे कम प्रतिशत परिवर्तन मांग मात्रा में हुआ है। ठीक इसी तरह से यदि 10% परिवर्तन कीमत में हुआ है, जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा में भी 10% ही परिवर्तन होता है, तो वो इकाई लोच कहलाएगी, 1 के बराबर लोच कहलाएगी। और यदि एक वस्तु है जिसकी कीमत में 10% परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में 10 से अधिक हो सकता है, 11 हो या 12 हो या 15 हो, मैंने यहाँ पे 15 का उदाहरण दिया है, मान लेते हैं 15% परिवर्तन मांग मात्रा में हुआ है, जबकि 10% परिवर्तन उसकी कीमत में हुआ, तो इससे इसकी जब मांग की कीमत लोच ज्ञात करेंगे तो ये 1 से अधिक आएगी, अर्थात इकाई से अधिक लोच कहलाएगी, जिसे हम सापेक्षतया लोचदार भी कहते हैं। इनको हम चित्रों में जब निरूपित करते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। चित्र में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है 1 2 3 1 2 3 4 और 5 चित्र है, यानी कि जो हमने इसमें मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं पांचों, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक, यानी कि 0 इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और अनंत, इन पांचों को ही हमने इन चित्रों के द्वारा बताया है इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं। इस स्लाइड में पहला जो चित्र है, इसमें सब में पहले सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो चित्र है इन सब चित्रों में ये चित्र लिया गया है, मैं पहले बताऊं कि सामान्य अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण के पेज नंबर 84 से लिया गया है। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है, उसके द्वारा छपी हुई पुस्तक है। उसमें से पेज नंबर 84 से लिया गया है और इसमें 5 चित्र है, जिसमें जो डी डी दिखा है सब में, ये जो लाइन है ऊपर से नीचे गिरती हुई सभी 5 चित्र में, ये डी डी है, डी डी से दर्शाया गया है। इसमें ये खड़ा है और इसमें ये हॉरिजॉन्टल है, यानी इसमें वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब में गिरता हुआ है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ है। ये जो है ये डी डी से द्वारा दिखाया गया है और डी डी का मतलब है डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र, डी 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 डी, यानी कि डिमांड कर्व, मांग वक्र, जो कि इन चित्रों में दिखाया गया है। अब जो इसका ढाल है, इस ढाल के आधार पर मांग की कीमत लोच तय होगी। अब आप देखिए, सबसे पहले जो चित्र है वो चित्र को थोड़ा सा फ्लैट ज़्यादा कर दिया, इसलिए इसमें चित्र में दिखेगा, लेकिन आपका जो पहला चित्र दिखेगा, इस पहले चित्र में जो मांग वक्र है वो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ है, लेकिन इस ढाल, ये जो ढाल है वो एकदम बराबर ढाल वाला है। इसमें डेल्टा पी और डेल्टा क्यू दोनों बराबर है, यानी कि ये जो इलाका आपको दिख रहा है और ये जो इलाका दिख रहा है, यानी पी ये वर्टिकल पे वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस है। ये आपको पहले पता है, मैंने पहले चित्र जो बनाए थे उसमें बताया था। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस पे हमने लिया है वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस पे हमने ली है वस्तु की कीमत, जैसा कि लिया जाता है अक्सर अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और ये है ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं, 0 से संकेत देते हैं, यानी कि यहाँ पे 0 है और ये क्वांटिटी बढ़ती हुई, ये प्राइस बढ़ती हुई, इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और पहले मान लेते हैं कि P यानी कि जो कीमत है वो P1 होती है, ये यहाँ पे, और तब इस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा Q1 होती है, यानी कि पहले OP1 कीमत होती है, OQ1 मात्रा मांगी जाती है, यानी P1 पर Q1 मात्रा है, P1 कीमत पर Q1 मात्रा है। अब मान लेते हैं किसी कारण से इस वस्तु की कीमत गिरकर P1 से P2 हो जाती है,
तो ऐसी स्थिति में जब कीमत गिरती है तो मांग मात्रा बढ़ती है, जैसे सामान्य नियम बताता है, मांग का नियम जो बताता है उसके अकॉर्डिंग वस्तु की कीमत के गिरने से वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पे ये वस्तु की मांग मात्रा Q1 से Q2 हो जाती है। अब जब हम इनकी दूरियां देखते हैं तो ये जो है P1 से P1 से P1 से P2 जो कीमत गिरकर हुई है, इसे हम डेल्टा P से डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा मतलब डेल्टा यानी ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, त्रिभुज जैसा दिख रहा है, यहाँ चेंज से मतलब है यानी कि अंतर, बदलाव, जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा का मतलब, और P का मतलब है प्राइस यानी कि कीमत में परिवर्तन। ये जो इलाका है वो आपको कीमत में परिवर्तन दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा है डेल्टा Q। डेल्टा Q का मतलब है मांग मात्रा में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन जो हुआ है वो दोनों समान है। आप देखिए इसमें दोनों बराबर है, अर्थात जो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग मात्रा में हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसकी जब कीमत लोच ज्ञात करेंगे तो इकाई के बराबर होगी, इकाई लोच होगी, अर्थात ये इकाई लोच का उदाहरण है। पहला उदाहरण जो है EP इक्वल टू 1, कब, जबकि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर ही मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन हो, और इसका मांग वक्र जो होगा वो बराबर ढाल वाला होगा, समान ढाल वाला होगा। और इसके बाद हम चलते हैं, ब चित्र जो है वो है इकाई से अधिक लोच से संबंधित है, अर्थात इस चित्र में मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वाई एक्सिस पे हमने कीमत है ली है और एक्स एक्सिस पे वस्तु की मांग मात्रा है। तो पहले वस्तु की कीमत होती है P1 और मांग मात्रा Q1 होती है, लेकिन वस्तु की कीमत P1 से गिरकर P2 हो जाती है, तो जिसके फलस्वरूप मांग मात्रा Q1 से Q2 हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए कि डेल्टा P जो है वो ये जो लाइन है, यानी यहाँ से P1 से P2 का जो एरिया है उसकी बजाय Q1 से Q2 का एरिया है वो बड़ा है, अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब है यदि हम कहें कि 10% ये परिवर्तन हुआ है तो उससे अधिक, वो 10 से अधिक 11, 12, 15 जितना भी है वो अधिक हुआ है। इसका मतलब है ये जो हम कह सकते हैं इसको 10% परिवर्तन के फलस्वरूप उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन मांग मात्रा में हुआ है, इसलिए यह इकाई से अधिक लोच कहलाएगी। इसका जो मांग वक्र होगा वो ज़्यादा नहीं, कम ढालू वाला होगा, यानी कि ज़्यादा फ्लैट है, गिरता हुआ तो है लेकिन ज़्यादा फ्लैट है। इसमें बराबर ढाल वाला है, इसमें कम ढाल वाला है, यानी फ्लैट होता जा रहा है धीरे धीरे। ये ऐसा हो तो उसको ज़्यादा खड़ाऊ कहते हैं, और ऐसा हो तो ज़्यादा फ्लैट यानी कि समतल होता जा रहा है। तो ये जो है वो ये बताता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में अधिक प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट हम चित्र लेते हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में कम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, अर्थात ये इकाई से कम लोच है, और ये जो इकाई से कम लोच है इसका जो मांग वक्र होगा वो अधिक ढालू होगा, यानी कि इससे ज़्यादा ढाल वाला है ये। और सबसे कम ढाल वाला इन तीनों चित्रों में ये है, उसके बाद ये समान ढाल वाला है, उसके बाद ये अधिक ढालू है, इसको अधिक ढालू कहेंगे। और उसके बाद जो चित्र बनाया गया है वो है जीरो इलास्टिसिटी के लिए। इसका मतलब ये हुआ है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो लेकिन मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना जीरो इलास्टिसिटी है। और अंतिम जो चित्र है जिसमें कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन यानी हल्का सा भी परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप ही मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होने के चांस होते हैं। ये एक सिंबॉलिक है जिसमें हम कह सकते हैं कि कई बार केवल आशंका होती है कि इस वस्तु की कीमत में भावी परिवर्तन हो सकता है, वो अधिक
चेंज होने की संभावना है या कीमत बढ़ सकती है, तो मांग पहले ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये लगता है कि वस्तु आने वाले समय में महंगी हो सकती है, तो पहले ही खरीद के रख ली जाए। इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। ये जो माप है ये कुछ परिस्थितियों में नज़र आता है। इसलिए जो अर्थशास्त्री है, कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो ये कहते हैं कि मुख्य रूप से ये 3 इकाई से कम, इकाई के बराबर और इकाई से अधिक, यानी इकाई के बराबर वाला ये चित्र, इकाई से अधिक वाला ये चित्र और इकाई से कम वाला ये चित्र, ये परिस्थितियाँ सामान्य तौर पर बाजार में देखी जाती है और ये परिस्थितियाँ कम देखने को मिलती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।